फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो है ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं? वो डिसऑर्डर होते हैं जहां पे हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से अटैक करना शुरू कर देता है हमारी बॉडी की हेल्दी सेल्स पर और टिश्यू, जिसके कारण बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि उसने किस ऑर्गन और किस सिस्टम को इफेक्ट। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर के कोजेस, सिम्टम, डायग्नोस, कॉम्प्लिकेशंस। तो पहली बीमारी है आपकी स्क्रीन पर लूपस। लूपस एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जहां पे इम्यून सिस्टम गलती से अटैक करता है हेल्दी टिश्यू एंड ऑर्गन, जिसके कारण पेशेंट को इन्फ्लामेशन, पेन और डैमेज हो जाता है। लूपस के सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि उसने किस ऑर्गन को इफेक्ट किया है, जिसमें कॉमन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे: फटीग, ज्वाइंट पेन, स्किन स्किन पेन, स्किन रैशेज और फीवर। लूपस इफेक्ट कर सकता है किडनी को, लंग्स को, हार्ट को और ब्रेन। लूपस को डायग्नोज करने के लिए आप फिजिकल एग्जामिनेशन, लैब टेस्ट, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, एंटीबॉडीज करा सकते हैं, इमेजिंग टेस्ट करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर है लूपस। ये तीन इमेज दी है हमने। लूपस में देखिए, आप माउथ और नोज में अल्सर हो सकता है, पेशेंट को हेयर लॉस हो सकता है, स्किन पर बटरफ्लाई रैसेस और रेड पैचेस हो सकते हैं, हेडेक और हाई फीवर हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्लड आ सकता है यूरिन के अंदर, मसल एंड ज्वाइंट पेन हो सकता है, पेशेंट को एनीमिया और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, पेशेंट को एंडोकार्डियोसिस, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस और फाइब्रस सैक में इंफ्लामेशन हो सकता है। ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। पेशेंट को फटीग, डीजीनेस, स्वेलिंग अराउंड द आईज, स्किन रैशेस, सोर्स जो नाक के ऊपर हो जाएंगे, माउथ में हो जाएंगे, पेन जब आप सांस लेंगे तब पेन हो सकता है या लेटेंगे तब पेन हो सकता है, स्टमक पेन, लेग पे स्वेलिंग आ जाएगी, फीवर होगा, हेयर लॉस होगा, हेडेक होगा, सीजर होगा, डिप्रेशन में पेशेंट जा सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, रेनॉइड फिनामिन हो सकता है और ज्वाइंट पेन हो सकता है। अब लूपस में बेसिकली हम बात करें, कारण आपको पता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण, हार्मोनल चेंजेस के कारण और इम्यून सिस्टम के डिसफंक्शंस के कारण ये हो सकता है। और इसमें स्किन, ज्वाइंट, लंग्स, लीवर, किडनी, हार्ट और ब्रेन इफेक्ट हो सकते हैं, वहां पे इंफ्लामेशन हो सकता है। अब लूपस में कॉम्प्लिकेशंस आपको क्या देखने को मिल सकते हैं? लूपस में पेशेंट को क्रोनिक डिसऑर्डर है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जिसमें किडनी में इंफ्लामेशन हो सकती है, पेशेंट किडनी फेलियर तक जा सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, ये हार्ट को और ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है, जिसके कारण पेरिकार्डियटिस, मायोकार्डियटिस, हार्ट वाल प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स इशू हो सकते हैं, इसमें प्लूराइटिस हो सकता है, पेशेंट को निमोनाइटिस हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। लूपस इफेक्ट कर सकता है ब्रेन और नर्वस सिस्टम को, जिससे पेशेंट को सीजर, स्ट्रोक, कंजेनाइटिव इंपेयरमेंट, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में, तो लूपस के लिए आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सबसे पहले हम कारण की बात करेंगे। जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन के कारण हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण, हार्मोनल इंबैलेंस के कारण ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे: ज्वाइंट पेन, स्वेलिंग, फटीग, फीवर, स्किन रैशेस, हेयर लॉस, माउथ अल्सर, लिम्फ नोड में स्वेलिंग मिल जाएगी, किडनी डैमेज हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं पेशेंट। डायग्नोसिस में आप पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, लैब टेस्ट में आप ANA या NTSSA टेस्ट करा सकते हैं या NTSSB टेस्ट करा सकते
एक्सरे एमआरआई करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन ल्यूपस में क्या हो सकता है, पेशेंट को नेफ्राइटिस हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम, कार्डियाइटिस हो सकता है, लंग्स प्रॉब्लम, न्यूमोनाइटिस हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर हम बात करें, अगर किसी भी पेशेंट को ल्यूपस की प्रॉब्लम है तो आप C3, S1, WEN1, L1, A3 और बी की का ट्रीटमेंट दे देंगे। D500 में 5 बूंद हर 2 घंटे के अंदर, और पेशेंट को सदाबहार 20 बूंद दिन में 3 बार, हल्दी नीम ड्रॉप देंगे 20 बूंद दिन में 3 बार। वहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट एक बीमारी है जिसे कहा जाता है विटिलिगो। विटिलिगो एक लॉन्ग टर्म स्किन कंडीशन है जिसके कारण स्किन के ऊपर पैचेस हो जाते हैं और स्किन अपना पिगमेंट लॉस कर देती है, डिसकलरेशन की प्रॉब्लम। जो ये पैचेस होते हैं वे व्हाइट पिंक और लाइट ब्राउन कलर के हो जाते हैं। ये बॉडी पे कहीं भी दिखाई दे सकते हैं। विटिलिगो के जो रीजंस है वो अननोन कॉजेज हैं। कहा जाता है कि वो इडियोपैथिक है, बट वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि इसका मतलब होता है कि आपका इम्यून सिस्टम गलती से अटैक कर रहा है हेल्दी स्किन की सेल्स पर, जिसके कारण सेल्स अपना पिगमेंट लॉस कर देती हैं और पेशेंट को विटिलिगो हो जाता है। और विटिलिगो उन लोगों को हो सकता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को विटिलिगो हो, या कुछ केमिकल एक्सपोजर या सनलाइट के कांटेक्ट में रहते हो। अगर हम बात करें इसके, ये आपकी स्क्रीन पर है साहब, विटिलिगो के देखो कितने प्रकार हैंड पे आपको दिखाई दे रहा है। तो विटिलिगो में सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे? विटिलिगो के कारण जो पैचेस हो जाएंगे वो डीपिगमेंटेड स्किन हो जाएगी, जिसमें व्हाइट और पेल एरिया होगा। ये पैचेस है ना, आपको कहीं भी दिखाई दे सकते हैं बॉडी में। मोस्टली ये फेस पर, हैंड पर, फीट पर ज्यादा दिखाई देते हैं, और इनके साइज और शेप वो डिपेंड करते हैं कि इंडिविजुअल को कब हुआ, कैसे हुआ और उसकी फैमिली हिस्ट्री में कितना है। हेयर डीपिगमेंटेशन हो सकती है। विटिलिगो में इफेक्ट हो सकते हैं आपके हेयर। जो हेयर है वो व्हाइट और ग्रे हो सकते हैं, उनका कलर चेंज हो सकता है। अगर डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम बात करें तो आप विटिलिगो के लिए एग्जामिनेशन कर सकते हैं, स्किन बायोप्सी करा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बात करी जाए विटिलिगो के ट्रीटमेंट की, तो विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन के कारण, हार्मोनल इंबैलेंस के कारण, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, स्ट्रेस, सन एक्सपोजर के कारण, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है। सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं व्हाइट पैचेस स्किन के ऊपर, स्किन अपना पिगमेंट लॉस कर सकती है, ग्रे हेयर हो सकते हैं, आई प्रॉब्लम हो सकती है, यूवाइटिस और आयरस डैमेज हो सकता है। डायग्नोसिस में आप मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्किन बायोप्सी और वुड लैंप एग्जामिनेशन करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में पेशेंट को इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है, सोशल स्टिग्मा हो सकता है, पेशेंट को स्किन कैंसर हो सकता है, आई प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर लॉस हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर विटिलिगो के बारे में हम बात करें तो आप S3, C3, S5, C5, WEN1, P2, GE आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं D200 के अंदर। सदाबहार की 20 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं, मोरिंगा 20 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं, जीरा सौंफ अजवाइन दिन में 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलोपेशिया अरेटा। एलोपेशिया अरेटा भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके कारण हेयर लॉस हो जाता है, और यह कब होता है? जब बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से अटैक करता है हेयर फॉलिकल्स पर, जिसके कारण पैचेस और बाल्डनेस हो जाती है, और यह कंडीशन इफेक्ट कर सकती है एनी पार्ट ऑफ द बॉडी जहां पे बालों की ग्रोथ होती है। ये मोस्टली स्कैल्प में दिखाई देखने को मिलता है, खोपड़ी के अंदर। ये फेस पर, आईब्रो पर, आईलैश पर हो सकता है, और हेयर लॉस सडन हो सकता है, अचानक हो सकता है, जिसमें आपको राउंड शेप में बैल्डनेस देखने को मिल सकती है। इसमें आपको, अगर हम विटिली एलोपेशिया अरेटा के बारे में बात करें तो सडन हेयर लॉस, जो आपको राउंड शेप में, सर्कुलर शेप में बाल्डनेस मिलेगी, स्मूथ स्कैल्प, हेल्दी स्किन सराउंडिंग द पैचेस ऑफ बाल्डनेस,
पॉसिबल रीग्रोथ, हेयर में रीग्रो एंड इट्स ऑन बट कंडीशन नोट बी परसिस्टेंट, यानी कि बाल दोबारा से बढ़ सकते हैं लेकिन वो परसिस्टेंटली नहीं बढ़ेंगे, वो बहुत लाइट हल्के होंगे, उसके बाद दोबारा से फिर वो झड़ जाएंगे। यहाँ पे ये स्क्रीन आ रही है आपको एलोपेशिया अरेटा। अगर एलोपेशिया अरेटा के बारे में बात करी जाए तो एलोपेशिया अरेटा बेसिकली ये जेनेटिकल डिसऑर्डर्स के कारण हो सकता है। किसी की फैमिली में अगर किसी को जेनेटिकल कंडीशंस हो, किसी को पहले से हो, तो उनको हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण हो सकता है, आपका इम्यून सिस्टम गलती से अटैक कर दे हेयर फॉलिकल्स पर, जिससे हेयर लॉस होना शुरू हो सकता है। इसके डायग्नोसिस के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आप इसका ट्रीटमेंट जो देंगे वो सबसे पहले हम समझेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन, हार्मोनल बैलेंस, स्ट्रेस, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, जिंक, आयरन और बायोटीन की कमी के कारण हो सकता है। सिम्टम्स में आपको पैची हेयर लॉस मिल सकते हैं, यानी कि आपके स्कैल्प पे, आईब्रो पे और ब्रिड के भी बाल उड़ सकते हैं साहब। कंप्लीट हेयरलेस हो सकता है, एलोपेशिया टोटलिस हो सकता है, नेल प्रॉब्लम्स हो सकती है, ब्रिटल रिग्ड नेल हो सकते हैं, स्किन रैशेस हो सकते हैं, ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। इसके डायग्नोज में आप मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्कैल्प बायोप्सी, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं आप, ऑटो एंटीबॉडीज और हार्मोन टेस्ट करा सकते हैं आप। कॉम्प्लिकेशंस में आपको देखने को मिलेंगे इमोशनल डिस्ट्रेस, सोशल स्टिग्मा, और इसमें इंफेक्शन के रिस्क बढ़ जाएंगे। थायराइड डिसऑर्डर्स के कारण भी हो सकता है, विटिलिगो के कारण भी हो सकता है, क्योंकि विटिलिगो भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ट्रीटमेंट में बात करें हम C4S1A3 वैनवन P2S5 GE BE D200 में देंगे 5 बूंद हर 2 घंटे बाद। और सेम फार्मूले को आप S3C3 वरमवन L1A2S5C5G को आप आंवला ऑयल और ब्लैक सीड ऑयल में आप डाइल्यूट कर लेंगे अप्लाई करने के लिए पेशेंट को। और एडिशनल ट्रीटमेंट में आप इम्यूकेयर 20 ड्रॉप TDS दे देंगे खाना खाने से 1 घंटा पहले। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक बीमारी है सोराइसिस, बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर हो चुका आज के टाइम पे, बहुत देखने को मिल रहा है, बहुत लोगों को है। सोराइसिस एक ऐसी क्रोनिक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जो इफेक्ट करती है स्किन को। ये स्किन की सेल्स को ग्रो कराती है बहुत जल्दी, जिसके कारण स्किन के ऊपर स्कैली पैचेस हो जाते हैं और सोराइसिस, प्लैक सोराइसिस जो ज्यादा देखने को मिलता है, जिसमें वो थिक स्किन हो जाती है, रेड और स्कैली प्लैक्स हो जाते हैं। और सोराइसिस ऐसे फैलने वाला रोग नहीं है, संक्रामक रोग नहीं है, यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अगर बात करें सोराइसिस के बारे में तो यहाँ पे कई टाइप के सोराइसिस हैं, जिसमें आपका ग्लूटेट सोराइसिस, पस्ट्यूलर सोराइसिस, एरिथोडर्मिक सोराइसिस और इनवर्स सोराइसिस होता है। हर टाइप के अपने अपने ओन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि सोराइसिस में पेशेंट की क्वालिटी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है, उसको सोशल वेलबींग में इमोशनल डिस्ट्रेस होने के चांसेस रहते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर सोराइसिस आप देख पा रहे होंगे, ये सोराइसिस का जो पेशेंट है उसे इस तरीके के पैचेस होते हैं, क्योंकि वो स्किन की जो ग्रोथ का साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर देता है और स्किन बहुत फास्टली ग्रो करने का काम करती है, स्किन की जो सेल्स है। सोराइसिस जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन के कारण या एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण या इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेशन के कारण हो सकता है दोस्तों। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बात की जाए तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सोराइसिस के लिए आप सबसे पहला बात है कारण की, तो कारण है जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एनवायरमेंटल फैक्टर, हार्मोनल चेंजेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी के कारण हो सकता है। सिम्टम्स में आपको रेड स्कैली पैचेस एल्बो पे, नी पे, स्कैल्प पे दिखाई दे सकते हैं, सिल्वरी स्केल्स दिखाई दे सकते हैं, ईचिंग हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, स्किन क्रैक हो सकती है, ज्वाइंट पेन, सोराइटिक आर्थराइटिस हो सकता है। डायग्नोसिस में आप मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्किन बायोप्सी, ब्लड टेस्ट, ऑटो एंटीबॉडीज टेस्ट करा सकते हैं और इन्फ्लामेटरी मार्कर करा सकते हैं। इसमें पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस जो देखने को मिलेगा, सोराइटिक आर्थराइटिस, आई प्रॉब्लम, और इसमें कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होने के रिस्क बढ़ जाएंगे, डिप्रेशन और एंजाइटी में भी पेशेंट जा सकता है। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम बात करें तो आप S1C3 वैनवन P2S5G को D500 में दे देंगे 5 बूंद हर 2 घंटे के बाद। एडिशनल ट्रीटमेंट में आप किशोंदी स्किन फोर्ट सोराइसिस ड्रॉप की 20 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं और स्किन केयर 2 की 20 बूंद
दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। स्किन लोशन को आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बीमारी है पेम्फिगस। पेम्फिगस एक रेयर और सीरियस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो इफेक्ट करता है स्किन और म्यूकस में मेम्ब्रेन को। यह ब्लिस्टर और एरोजिन का कारण बनता है, जिसमें ये माउथ में, थ्रोट में, आईज में और स्किन में डेवलप होता है। इसके जो कॉजेज हैं वो है हमारा इम्यून सिस्टम का गलती से अटैक कर देना हमारी स्किन की लेयर के ऊपर और मेम्ब्रेन के। अगर हम बात करें तो ये ऑटो इम्यून सिस्टम है, डिसऑर्डर है जहां पे इम्यून सिस्टम ट्रिगर कर टारगेट करता है स्किन की सेल्स को। एपिथेलियल एडिशंस जो डिस्टर्ब हो जाएगा तो ब्लिस्टर बनने शुरू हो जाएंगे, एरोजियन और अल्सर। जब ब्लिस्टर रैप्चर करेगा तो वो सोर्स और अल्सर का कारण बनेगा और इसमें पेशेंट को पेन और डिस्कंफर्ट होता है, क्योंकि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होने के कारण पेम्फिगस होने के ज्यादा चांसेस। अब पेम्फिगस के बारे में अगर हम बात करें तो इसके डायग्नोज और कोजेस के बारे में, तो कोजेस का सबसे सीधी बात है कि हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करता है हेल्दी सेल्स पर। जब वो अटैक करेगा तो जिसके कारण ये सारे कॉम्प्लिकेशंस और ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन के कारण हो सकता है, एनवायरमेंटल ट्रिगर के कारण हो सकता है, इम्यून डिसरेगुलेशन के कारण हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम बात करें, सबसे पहले इसके डायग्नोज के बारे में हम बात करेंगे, तो आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, स्किन बायोप्सी करा सकते हैं। एडिशनल टेस्टिंग में आप डीआईएफ कर टेस्ट करा सकते हैं, आईआईएफ टेस्ट करा सकते हैं, जहां पे पेम्फिगस एंटीबॉडीज जो स्किन के अंदर और ब्लड के अंदर है उसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं, और अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और इन्फेक्शंस को आप डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपकी स्क्रीन पर है पेम्फिगस। पेम्फिगस के जो कॉम्प्लिकेशंस में आपको हम बात करेंगे, तो सबसे पहले इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं, स्किन ब्रेकडाउन हो सकती है और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। पेम्फिगस के बारे में अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम बात कर रहे हैं। पेम्फिगस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहां पे जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन है, एनवायरमेंटल ट्रिगर के कारण, इन्फेक्शन के कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये प्रॉब्लम होती है। सिम्टम्स आपको ब्लिस्टर देखने को मिलेंगे, स्किन पे, लीजन्स पे, माउथ पे, स्कैल्प पे, ट्रंक एरिया में आपको मिलेंगे। पेनफुल एरोजन्स हो सकते हैं, ईचिंग बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, लिम्फ नोड में सूजन आ सकती है, बुखार हो सकता है। अगर बात की जाए डायग्नोज में, तो इसकी आप मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्किन बायोप्सी करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट में एंटीबॉडीज, इंफ्लामेटरी मार्कर करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में पेशेंट को इन्फेक्शन, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन, फ्लूइड लॉस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो सकता है, स्कारिंग हो सकती है, स्किन डिस्कलरेशन हो सकता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो S1C3 Ven1A2 D500 के अंदर 5 बूंद हर 2 घंटे में दे देंगे आप। हल्दी और स्किन केयर 2 को आप 20 बूंद दिन में 3 बार दे देंगे। इम्यू केयर ड्रॉप को 20 बूंद खाना खाने से 1 घंटा पहले देंगे, जहां पे आपको बहुत अच्छे और बहुत मिरेकल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट डिसऑर्डर पेम्फिगोइड। पेम्फिगोइड एक ऐसा ग्रुप है ऑटो इम्यून ब्लिस्टर स्किन डिसऑर्डर का, जहां पे बॉडी का इम्यून सिस्टम अटैक करता है हमारे प्रोटीन बाइंडिंग स्किन सेल्स के साथ। यह मोस्ट कॉमन टाइप होता है ब्यूलस पेम्फिगोइड, जिसके अंदर लार्ज फ्लूइड के ब्लिस्टर हो जाते हैं जो आपको स्किन पे दिखाई देते हैं। सिम्टम्स में आपको बिगेन इचिंग, रेड बम्प्स स्किन पे शुरू हो जाते हैं, और ये बम्प्स डेवलप होते हैं लार्ज फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर में। वो पेनफुल हो सकते हैं, और ब्लिस्टर्स जो हाथ में, लेग में, एब्डोमेन में, बैक में पाया जाता है, और ये आपको म्यूकस मेम्ब्रेन, माउथ, आइस और जेनाइटल एरिया में भी देखने को मिल सकता है। इसके लिए आप एंटीबॉडीज करा सकते हैं, बायोप्सी करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं पेम्फिगोइड को डिटेक्ट करने के लिए। ये आपकी स्क्रीन पर है पेम्फिगोइड, आप जो देख पा रहे होंगे, ये आप इसी तरीके से उसको डायग्नोज भी कर सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर है पेम्फिगोइड, आपने बहुत से पेशेंट में देखा होगा। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पेम्फिगोइड का जो ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे, तो पेम्फिगोइड सबसे पहले तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन के कारण, इन्फेक्शन, मेडिकेशंस के कारण हो सकता है। ब्लिस्टर आ जाते हैं स्किन के ऊपर, ट्रंक पे, लंप्स एरिया में, फेस पे, रेडनेस और इन्फ्लामेशन हो जाती है, पेशेंट को ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन होता है,
स्किन फ्रैगिलिटी हो जाती है, ओरल लीजन्स हो सकते हैं, माउथ के अंदर छाले हो सकते हैं। इसके लिए आप मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्किन बायोप्सी और ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, इन्फ्लामेटरी मार्कर करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में आपको इन्फेक्शन, पेशेंट को फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं और फ्लूइड लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के ज्यादा चांसेस। स्किन का कलर चेंज हो सकता है, रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी आ जाते हैं पेशेंट को। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ट्रीटमेंट की, पेम्पिगोइड की, तो आप S1C3 वेन 1 बी P2A2 G को आप 5 बूंद हर 2 घंटे में देंगे। किशोंदी और स्किन केयर 2 और हल्दी को 20 बूंद दिन में 3 बार देंगे, और इम्यू केयर ड्रॉप को 20 ड्रॉप TDS आप देने का काम करेंगे, जहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 3 दिन में आपको रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डर्मेटोमायोसाइटिस। डर्मेटोमायोसाइटिस एक इन्फ्लामेशनरी मायोपैथी है जिसमें मसल्स में वीकनेस आ जाती है और डिस्टेंटिव स्किन पे रैसेस हो जाते हैं। ये रैसेस प्रेजेंट करते हैं पर्पलिश डिस्कलरेशन के, और ये एक हेलिटो ट्रैप रैसेस होते हैं जो रेड रैसेस होते हैं, कंकल और एल्बो पर हो सकते हैं। यानी कि अगर एडिशनली हम बात करें तो मसल वीकनेस और स्किन रैसेस दोनों अगर एक साथ हो जाएं तो उसे डर्मेटोमायोसाइटिस के नाम से जाना जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपकी स्क्रीन पर है डर्मेटोमायोसाइटिस। आप देख पा रहे होंगे, आपने पहले बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे भी हों। इसका कारण है जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन के कारण ये हो सकता है, एनवायरमेंटल ट्रिगर के कारण हो सकता है, और डायग्नोसिस प्रोसेस में अगर हम बात करें तो आप लैब टेस्ट करा सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री ले सकते हैं। आगे चल के हम बात करेंगे कि क्या लैब टेस्ट आपको कराने हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, डर्मेटोमायोसाइटिस के बारे में। डर्मेटोमायोसाइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एनवायरमेंटल फैक्टर, इन्फेक्शन और मेडिकेशंस के कारण ये हो सकता है, हार्मोनल इंबैलेंस के कारण हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो हमारे बॉडी के हेल्दी सेल्स पर अटैक हो सकता है। यहाँ पे आपको सिम्टम्स में स्किन पे रैशेस मिलेंगे, पर्पल कलर के, रेड कलर के, मसल्स में वीकनेस, इन्फ्लामेशन हो सकती है, आईलीड में स्वेलिंग हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है। डायग्नोसिस में मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्किन बायोप्सी और मसल बायोप्सी करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में आप ऑटो एंटीबॉडीज करा सकते हैं, इन्फ्लामेटरी टेस्ट, मार्कर टेस्ट करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में आपको रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम और कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस है डर्मेटोमायोसाइटिस के। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बात करें तो S1C3 S5 वेन 1 GE और P2 को D200 में देना है 5 बूंद हर 2 घंटे बाद। इम्यू केयर प्लस मसल टोन को 40 बूंद दिन में 3 बार देना है। वहां पर आपको स्किन लोशन अप्लाई कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा एक ऐसा सिस्टमिक डिसऑर्डर होता है जो एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जहां पे हार्डनिंग, टाइटनिंग हो जाती है स्किन में। ये ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट डाल सकता है, इंटरनल ऑर्गन और कनेक्टिव टिश्यूज इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इम्यून सिस्टम गलती से अटैक करता है हमारे बॉडी के खुद के इम्यून सिस्टम पर, हमारी बॉडी की खुद की हेल्दी सेल्स पर, जिसके कारण इन्फ्लामेशन और फाइब्रोसिस और स्कारिंग, टिश्यू डेवलप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। स्क्लेरोडर्मा को 2 मेन प्रकार में डिवाइड किया गया है, लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा और सिस्टमिक स्क्लेरोडर्मा। लोकलाइज स्क्लेरोडर्मा इफेक्ट कर सकता है सिर्फ स्किन को, इंटरनल ऑर्गन को और लंग्स को, हार्ट को, किडनी को, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपकी स्क्रीन पर है स्क्लेरोडर्मा। अब स्क्लेरोडर्मा के बारे में अगर हम बात करें तो पैथोजेनोसिस के बारे में, आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके कारण इन्फ्लामेशन हो जाती है और फाइब्रोसिस और स्कार टिश्यू डेवलप होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसमें स्किन की इन्वॉल्वमेंट होती है स्क्लेरोडर्मा में। इसमें हैंड, फेस और अदर एरियाज में आपको थिकनेस देखने को, हार्डनेस देखने को मिलेगी। इंटरनल ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट होती है जिसमें लंग्स, हार्ट, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट शामिल है, जो कॉम्प्लिकेशंस का कारण बनते हैं और पल्मोनरी हाइपरटेंशन का भी कारण।
अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो सबसे पहले स्क्लेरोडर्मा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन के कारण, एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, स्किन हार्ड हो जाएगी, थिक हो जाएगी, ज्वाइंट पेन, स्टिफनेस हो सकती है, लिम्फ नोड में, हैंड में और फीट में स्वेलिंग आ सकती है, डाइजेस्टिव इश्यू जैसे किसी को इसोफेगियस की से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बावल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर डायग्नोज की हम बात करें तो आप फिजिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल हिस्ट्री आप पेशेंट की ले लेंगे, स्किन बायोप्सी करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट में आप एंटीबॉडीज और इन्फ्लामेटरी मार्कर करा सकते हैं, इमेजिंग टेस्ट में आप एक्सरे और एमआरआई करा सकते हैं। अगर बात की जाए इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, तो इसमें ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, किडनी, लंग्स, हार्ट, रेस्पिरेटरी फेलियर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट की हम बात करें तो S1C3 S5 N1 P2 A3 GE D500 में 5 बूंद दिन में हर 2 घंटे बाद देंगे, और कचनार, अलसी, हल्दी और किशोंदी की 40 बूंद दिन में 3 बार आप पेशेंट को देंगे, जहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर है मार्फिया। मार्फिया स्क्लेरोडर्मा का एक रेयर रूप होता है जो स्किन को मोटा और हार्ड कर देता है, जिसमें आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो डिसफंक्शन करता है और टारगेट करता है स्किन की सेल्स। अगर हम बात करें इसके टाइप्स के बारे में, तो सबसे पहले लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा है, जो इफेक्ट करता है कुछ एरिया ऑफ द स्किन को, जिसमें वो स्किन फर्म जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, थिक हो जाती है, पैची और ओवर शेप के लीजन्स हो जाते हैं, जैसे जो वो ट्रंक, लिम्स और फेस पर आपको दिखाई दे सकते हैं। कलर चेंजेस हो सकता है, रेड, पर्पल और व्हाइट कलर के हो सकते हैं मॉर्फिया। ये आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द मॉर्फिया। अब मॉर्फिया में आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमने ट्रीटमेंट में बात करी, तो सबसे पहले मोर्फिया एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन के कारण, एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण ये ट्रिगर कर सकता है। और इसमें आपको बेसिकली सिम्टम्स क्या मिलेंगे, लोकलाइज स्किन थिक हो सकती है, हार्ड हो सकती है, प्लैक जैसे लीजन, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, ज्वाइंट पेन, स्टिफनेस हो जाएगी, उनकी मूवमेंट जो है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाएगी। डायग्नोज में आप पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्किन बायोप्सी, ब्लड टेस्ट में ऑटो एंटीबॉडीज, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स करा सकते हैं, इमेजिंग टेस्ट में आप एक्सरे, एमआरआई करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में स्किन कॉन्ट्रैक्चर्स हो सकती है, लिमिटेड मोबिलिटी हो सकती है, और पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू हो सकती है, और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप A1C3 N1 P2 B को D500 में 5 बूंद हर 2 घंटे बाद देंगे। नेक्स्ट जो हमारा डिसऑर्डर है वो है लीचन स्क्लेरोसिस। लीचन स्क्लेरोसिस भी एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी स्किन कंडीशन है जो इफेक्ट करती है जेनाइटल और पेरिनेलियल एरिया को, यानी कि इसमें वाइट, थिन और रिंकल स्किन पैचेस हो जाते हैं। यह इसमें ईचिंग होती है लगातार, बर्निंग और पेन होता है। अगर हम बात करें लाइचन स्क्लेरोसिस के बारे में, तो इसमें स्किन चेंजेस दिखाई दे सकते हैं, थिन, वाइट और रिंकल दिखाई दे सकते हैं, स्किन में बर्निंग और ईचिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, स्कार टिश्यू डेवलप हो सकते हैं, और वो नैरो कर सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर के ऊपर है लीचन स्क्लेरोसिस। अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, लीचन स्क्लेरोसिस से एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो हार्मोनल बैलेंस, जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन, एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण ट्रिगर हो सकता है। इसमें व्हाइट पैचेस, स्किन लीजन्स दिखाई देंगे जो जेनाइटल एरिया में और एनल एरिया में हो सकते हैं। स्किन मोटी हो सकती है, फ्रैगिलिटी हो सकती है, पेशेंट को इचिंग, बर्निंग सेंसेशन होगा, पेनफुल सैक्स होगा, यूरिनरी एंड बावल कंट्रोल में भी प्रॉब्लम आएगी। पेशेंट को मेडिकल हिस्ट्री,
फिजिकल एग्जामिनेशन, स्किन बायोप्सी और ब्लड टेस्ट आप करा सकते हैं। एंटीबॉडीज, इन्फ्लामेटरी मार्कर करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में स्किन टीयर हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, जिसके कारण रिस्क बढ़ जाता है इन्फेक्शन का, स्कार टिश्यू डेवलप हो सकते हैं, वल्वर कैंसर भी हो सकता है इसके कारण। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बात करी जाए तो S3C3 N1P2A2S5G को एक 100 में डाइल्यूशन में 5 बूंद हर 2 घंटे में देंगे। किशोंदी गुल्लर, चिरायता, नीम और हल्दी को 40 बूंद दिन में 3 बार देंगे, खाना खाने से पहले 1 से 1.5 घंटा पहले फ्रेंड्स। तो आज का सेशन था हमारा स्किन की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के ऊपर। दोबारा मिलेंगे। जय मैटी, जय भारत।